और लाइव है। तो बाबरी ढांचा विध्वंस केस में सभी आरोपी बरी कर दिए गए हैं। बाबरी ढांचा केस सुनियोजित साजिश नहीं था, ये कोर्ट की ओर से कहा गया है। सबूतों के अभाव में जितने भी आरोप लगे थे बीजेपी और वीएचपी नेताओं पर, उनको आरोपों से बरी कर दिया गया है। स्पेशल कोर्ट का आज का जो निर्णय हुआ है वह अत्यंत महत्वपूर्ण है और हम सब के लिए बहुत खुशी का प्रसंग है। जब ये समाचार सुना, जय श्री राम कह करके हमने इसका स्वागत किया। तो लालकृष्ण आडवाणी के घर पर इस वक्त हमारे संवाददाता रविंद्र मौजूद हैं। रविंद्र, हम सुन रहे थे लालकृष्ण आडवाणी जो इसे खुशी का मौका बता रहे हैं और जाहिर तौर पे बहुत ही लंबा इंतजार ये किया है। जिस तरह के आपराधिक साजिश के आरोप लगे थे, अदालत ने माना है कि सबूत मौजूद नहीं हैं और वहां पर जो नेता मौजूद थे वो तो भीड़ को शांत करने का काम कर रहे थे, उन्हें उकसाने का काम नहीं। बिल्कुल मीमांसा, अभी लालकृष्ण आडवाणी आए पूरे परिवार के साथ, अपनी बेटी, बेटे और अपने करीबी सहयोगी के साथ, और आकर उन्होंने कहा है और जो स्टेटमेंट जारी किया है और एक बयान भी जारी किया है मीमांसा। लेकिन ये जो स्टेटमेंट जारी हुआ है और एक बयान जो जारी हुआ, तो कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि केंद्रीय कानून मंत्री और रामलला के वकील भी रहे रविशंकर प्रसाद, जब वर्डिक्ट के बाद, फैसले के बाद लालकृष्ण आडवाणी से मिलने आए थे, वहीं पर ये स्टेटमेंट तैयार हुआ है और वहीं पर बयान जारी हुआ, जिसमें उन्होंने आडवाणी ने साफ तौर पर यह भी कहा है कि ये भगवान श्री राम की कृपा सब पर बनी रहे और जो आज कोर्ट का फैसला आया है उसका हम स्वागत कर रहे हैं। 2019 का भी उन्होंने जिक्र किया कि राम मंदिर बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसी के एक तरह से आगे की कड़ी भी है और अपने आप को और पूरे पार्टी को कि वो क्या बोलते हैं इस मामले पर, और उन्होंने एक स्टेटमेंट भी जारी कर दिया है जो पढ़कर सुना रहे थे रविंद्र, जो इस वक्त उनके घर पर ही मौजूद हैं। हालांकि अदालत में वो आज हाजिर नहीं हुए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही उन्होंने इजाजत मांगी थी और अदालत ने आज फैसला सुनाया है। और जितने भी आरोपी थे, चाहे वो बीजेपी के नेता थे, वीएचपी के बड़े बड़े नेता, जिन पर आपराधिक साजिश के आरोप लगे थे, सबूतों के अभाव में अदालत ने सभी को बरी कर दिया है। ये फैसले की जो 3 बड़ी बातें हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। जो अहम बातें अदालत ने कही हैं, ढांचा विध्वंस पूर्व नियोजित नहीं था, यानी कि प्री प्लान नहीं था, कोई प्लानिंग नहीं थी वहां पर ढांचे को गिराने की। दोषी साबित करने का कोई साक्ष्य नहीं है, ये भी अदालत ने माना है। सबूतों के अभाव में वहां पर इन सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया। ढांचा विध्वंस षड्यंत्र नहीं था। जो साजिश के आरोप लगते रहे कि एक साजिश के तहत इस ढांचे को गिराया गया, उसका कोई आधार अदालत ने नहीं पाया और इसी वजह से ये जो आरोपी हैं सबको बरी कर दिया गया। हमारे साथ विशाल हैं। विशाल, अभी कोई अपडेट वहां से, और जो आरोपी बरी हुए हैं, जो अदालत में मौजूद थे, उनकी ओर से अभी तक कोई प्रतिक्रिया? देखिए, इस वक्त हमारे साथ प्रकाश शर्मा हैं जो कि बजरंग दल के पूर्व राष्ट्रीय संयोजक रह चुके हैं। पहली बार इस पूरे मामले में जेल गए थे, आरोपी बनाए गए थे, भी अदालत से बाहर आ रहे हैं। प्रकाश शर्मा जी, क्या फैसला रहा? जज ने आज अपने फैसले में क्या कुछ सुनाया? देखिए, जज साहब ने नीरछीर विवेक करते हुए सत्य को उद्घाटित किया है। यह मुकदमा पूर्वाग्रह से, राजनीतिक पूर्वाग्रह से ग्रस्त होकर लिखा गया था, ये हम लोग पहले से जानते थे और इसलिए कोई भी चीज़ वो सिद्ध नहीं कर सके। सीबीआई ने जो साक्ष्य प्रस्तुत किए उनको उनके साक्षियों ने ही नकार दिया। जो फोटो में प्रस्तुत किए उनके कोई निगेटिव नहीं प्रस्तुत किए गए। साथ ही साथ जो साक्ष्य सीबीआई ने प्रस्तुत किए थे, उन्होंने स्वयं ये स्वीकार किया है कि विश्व हिंदू परिषद और राम जन्मभूमि न्यास ने वहाँ पर रोकने का प्रयास किया था। स्वयं माननीय अशोक जी का कम से कम 5 बार नाम का उल्लेख हमारे न्यायाधीश महोदय ने किया है कि उन्होंने स्वयं रोकने का प्रयास किया गया था और इसलिए कहना गलत है कि ये पूर्व नियोजित थी। यह एक स्वस्फूर्त हो गया था और इसलिए किसी को इसमें दोषी नहीं ठहराया जा सकता है, उन्होंने स्वीकार किया है।
दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। प्रकाश जी, और क्या बड़ी बातें रही आज न्यायाधीश की तरफ से, और कुछ क्या कहा गया इस फैसले को सुनाते नहीं, उन्होंने जैसे साध्वी रितंबरा जी के कुछ कैसेटों को उन्होंने कि महाराष्ट्र में उन्होंने ऐसा भाषण दिया था, वैसा बढ़ा दिया था, उनका भी उल्लेख किया है कि उनका इससे कोई संबंध नहीं था। जबरदस्ती पूरे देश भर की चीज़ों को जोड़ करके और लोगों को फंसा करके अपने राजनीतिक उद्देश्यों को पूरा करना, यह काम इस मुकदमे के द्वारा किया गया था। मुस्लिम तुष्टीकरण की जो नीति कांग्रेस आज़ादी के बाद से चलाती चली आ रही थी, उसको यह लगता था कि राम जन्मभूमि के इस प्रकरण में अगर हिंदू समाज के नेताओं को, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, और जो बढ़ती हुई एक राजनीतिक दल था वैचारिक आधार पर, इनको अगर यहीं पर स्नब कर दिया जाए, इनको यहीं पर रोक दिया जाएगा, तो उनका राजनीतिक रास्ता साफ हो जाएगा। किसकी तरफ से साजिश की गई थी? कांग्रेस, खुलेआम कांग्रेस थी, नरसिम्हा राव जी की सरकार थी। आखिर मुकदमा लिख लिया गया, बाद में लोगों के नाम जोड़े गए, दो मुकदमे अलग अलग लिख लिए गए। ये सारी बातें आज जज महोदय ने अपने निर्णय में उल्लिखित की हैं। अंतिम आपकी प्रतिक्रिया क्या है इस फैसले पर? देखिए, मेरी प्रतिक्रिया ये है कि आज ये निर्णय आया, हमें इसकी अपेक्षा थी, क्योंकि ये तो धर्मस् तथोदया। लेकिन अगर निर्णय विपरीत भी आता तो राम के काज में फांसी भी हमारे लिए मुक्ति थी, मुक्ति हो गई तो राम ने हमको मुक्ति दे ही दी है। तो देखिए, मीमांसा ये बता रहे हैं कि जज साहब ने आज कोर्ट में क्या बातें कहीं, किस आधार पर इन सभी को बरी किया है जो 32 लोग थे, और ये भी कहा है कोर्ट ने अपने फैसले में कि कोई ये पूर्व नियोजित घटना नहीं थी। यहाँ पर एक वकील साहब है जो कि उमा भारती जी की तरफ से जो पेश हुए थे कोर्ट में, कैप्टन ओझा के नाम सुभाष ओझा हैं। सुभाष ओझा जी, क्या कहना चाहेंगे, क्या कुछ फैसले में कहा गया है? आज फैसले में ये निर्णय लिया माननीय न्यायालय ने कि सभी साक्ष्यों, सबूतों, गवाहों, वीडियो कैसेट जो सीबीआई ने दाखिल किए थे वो टेम्पर्ड हैं। गवाहों ने कॉन्ट्राडिक्टरी बयान दिए थे, और जो अखबार दाखिल किए गए वो पूरे अखबार की फ़ोटोकॉपी तो थी, लेकिन मूल प्रति दाखिल नहीं कर पाए थे। कोर्ट ने माना कि दोपहर उस 6 दिसंबर 1992 को दोपहर 12 बजे तक विश्व हिंदू परिषद और संघ के आरएसएस के जो कार्यकर्ता थे वह कार सेवा में लगे थे माननीय सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय के आदेश के अनुसार, और वो कार सेवा में एक हाथ में बालू, दूसरे हाथ में जल लेकर कार सेवा कर रहे थे। जी। और इसलिए उस घटना को, इनका कहना है कि बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से वहां पर पूजा पाठ होना था, कार सेवा वहां पर होनी थी, लेकिन कोई षड्यंत्र नहीं था इसके पीछे। लेकिन शहजाद पूनावाला, फिर बाबरी ढांचे के नाम पर यह सियासी साजिश किसने रची जिसका जिक्र किया जा रहा है? मीमांसा जी, कुछ महत्वपूर्ण बातें जो विशाल अभी जिनसे इंटरव्यू कर रहे थे उससे निकलकर आई है कि क्या एक साजिश के तहत कुछ नेताओं को चिन्हित करके एक बड़ी साजिश के तहत वोट बैंक को बटोरने के लिए, सजाने के लिए क्या उनको फंसाया गया, ताकि संघ में एक राक्षस के रूप में उनको दिखाकर, डराकर एक वोट बैंक की राजनीति की जा सके। आपके पास 28 सालों में सबसे ज्यादा मौका था, जो कल्प्रिट्स थे उनको आप सजा दिलवाते। आपके पास मौका तब भी था कि इस ढांचे का विध्वंस ही नहीं होने देते। तो क्या ये एक बड़ी सोची समझी साजिश थी? दूसरी बात मैं जिसकी ओर आपका इशारा करना चाहता हूं कि एक ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर और एक माहौल बनाना शुरू हो गया है कि देखिए संविधान जो है अब खतरे में है, अब जो है न्यायालय पर भी भरोसा मत कीजिए। ऐसी जो एक लॉबी है, जो लॉबी हमेशा जो सवाल खड़ी करती है ईवीएम पर, सुप्रीम कोर्ट पर, जब उनके तरफ से फैसला उनकी तरफ से नहीं आता है, वो अब लॉबी सक्रिय हो चुकी है। वो पागल हेवायर लॉबी जिसे मैं कहता हूं कैरावैन ऑफ लाइज जो फैलाती है, वो शुरू हो चुकी है कि देखिए अब संविधान पर और जज के ऊपर और कोर्ट के ऊपर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। ये तो पहले हमें मारा गया और अब हमारे खिलाफ ये फैसला भी दिया गया। तो एक तरीके से ये जो लॉबी है वो अब इस पूरे जजमेंट को अंडरमाइन करने की प्रक्रिया में जुट चुकी है। सीपी सिंह, आप देख रहे होंगे ये ट्वीट आने शुरू हो गए हैं। मोहम्मद सलीम कह रहे हैं कि जज का प्रमोशन कब हो रहा है? जब मन मुताबिक फैसला ना आए तो फिर संवैधानिक संस्थाओं को ही सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया जाए। देखिए, ऐसे दल, ऐसी पार्टियां और ऐसे लोग, अब मीडिया का फैलाव इतना ज्यादा हो गया है कि अब ये लोगों को धोखा नहीं दे सकते। ऐसा तो नहीं हो सकता कि अदालत का फैसला आपके पक्ष में आए तो संविधान सुरक्षित है और अदालत का फैसला आपके खिलाफ आए तो संविधान सुरक्षित नहीं है। इसका सीधा मतलब है कि आपको संविधान से कुछ लेना देना नहीं, आपको कानून से कुछ लेना देना नहीं, आपको न्याय से कुछ लेना देना नहीं, महज आपको सत्ता चाहिए। आप सिर्फ सत्ता की राजनीति करते हैं, इसके लिए तुष्टीकरण करते हैं, एक पक्ष की गलत मांगों को भी मांगते हैं और दूसरे पक्ष की सही मांगों को भी दशकों आप लटकाते रहते हैं। हमको इससे एक सबक लेना चाहिए। सबक ये
कि राम मंदिर के लटकाने से अगर इतना हुआ तो हमें काशी और मथुरा पे भी जो कानूनन सही पक्ष है, जो न्याय का पक्ष है, उस पे देर नहीं करना चाहिए। नहीं तो जनाक्रोश इन जब कब बांध को तोड़ के बाहर निकल जाएगा कोई कह नहीं सकता, और यह अच्छी बात नहीं होगी। जी शहजाद, तो सुनियोजित तरीके से विध्वंस नहीं किया गया, लेकिन सुनियोजित तरीके से ये विध्वंस का कलंक जो है वो कुछ लोगों पर जरूर लगा दिया गया। आपकी बात बिल्कुल सही है मीमांसा जी, और जिस तरीके से आपने इसको पुट किया है, अब उनकी प्रतिक्रिया देखने से यह साबित हो रहा है ये वही लॉबी थी जो जब तक फैसला नहीं आया, मतलब 12:15 तक तो बोल रहे थे कि कोर्ट में पूरा भरोसा है। जैसे फैसला आ गया कि ऑल आर एक्विटेड, तो 12:19 पर कोर्ट और संविधान से उनका भरोसा उठ चुका है। ये वही लोग हैं जिन्होंने कहा राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानेंगे, सराखों पर होगा। जैसे फैसला आया तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हाजिया सोफिया की बात कहने लगा बाबरी थी, है और रहेगी। ये लॉबी दरअसल जब भी कोई संवैधानिक संस्था से उनके मन मुताबिक या परिवार के हित का फैसला ना आए तो वो देश को दूर रख देते हैं और परिवार हित को ऊपर बढ़ा देते हैं। अब कांग्रेस को बताना चाहिए कि कांग्रेस बताए कि कौन थे असली गुनहगार जिन्होंने उस ढांचे को गिराया। क्या इस ढांचे को गिराने के पीछे दरअसल एक साजिश ही थी कि कुछ लोगों को बदनाम किया जाए, संघ परिवार पर एक दाग लगाया जाए, ताकि उन पर यह लगातार ये तोहमत लगे कि ये कम्युनल पॉलिटिक्स करते हैं। आज कम्युनल पॉलिटिक्स के नाम पर जो इन्होंने राजनीति की है, रोटियां सेकी है, उसका सबसे बड़ा पर्दाफाश हुआ है मीमांसा जी। बिल्कुल, ये रोटियां कौन सेक रहा है और ये साजिश क्या ये सियासी थी कि कुछ लोगों पर ये धब्बा लगा दिया जाए, दाग लगा दिया जाए। और अभी हमें रिएक्शंस भी मिलने शुरू हो गए हैं। मोहसिन रजा जफरयाब जिलानी क्या कह रहे हैं ये ऐतिहासिक फैसला आने के बाद, उनकी बात सुनिए। बाबरी केस में 28 वर्षों के बाद आज जिस तरह से पूरे देश ने देखा कि फिर एक बार न्याय की जीत हुई है, हम इस फैसले का, माननीय न्यायालय के फैसले का हम स्वागत करते हैं और सभी को बधाई देते हैं। जो लोग इसमें हमारे आरोपी थे, आज वो पूरी तरीके से उन्होंने न्याय के सामने जाकर ये बता दिया कि अभी हमारे यहाँ देश में न्याय का राज है, कानून का राज है। इसी को कहते हैं राम राज, इसी को कहते हैं कानून का राज। और जो सांप्रदायिक शक्तियां थी उनकी हार हुई है। इस फैसले का हम दिल से स्वागत करते हैं। इंडिपेंडेंट एविडेंस में आईपीएस ऑफिसर्स हैं जो वहाँ पर मौजूद थे, जिनके वहाँ ना होने का कोई सबूत नहीं, न किसी ने डाउट किया है। उनके बिहाफ पर भी क्या उनकी गवाही एडमिसिबल नहीं है? क्या उसको कोर्ट को कोई हक है कि वो गवाही काटे? कोर्ट नहीं काट सकता है। और जिस मीडिया के दर्जनों लोग जो नेशनल और इंटरनेशनल स्टेचर की पोजीशन में हैं, उन्होंने गवाहियाँ दी हैं। क्या उनकी गवाही को पार्टिजन कही जा सकती? और उन सब ने इन बातों को कहा है कि किस तरीके से वहाँ पर लोगों को भड़का रहे थे, उकसा रहे थे, तकरीरें कर रहे थे, कह रहे थे कि बाबरी मस्जिद तोड़ दो, एक धक्का और दो। ये सब जुमले कोटेड हैं उनके बयानों में। उसके बाद भी कोर्ट कहता है एविडेंस नहीं, तो ताज्जुब है। सीपी सिंह, सुना आपने, ये सिलेक्टिव गवाही हुई है, ये कह रहे हैं जफरयाब जिलानी। देखिए, उनकी बात को अगर सच भी मान ले तो कहना इसलिए पर्याप्त नहीं है कि इसमें आपको प्रमाण तो देना पड़ेगा ना। अगर आप कानून की प्रक्रिया पे भी जाएं तो आपको प्रमाण पेश करना पड़ेगा। जैसे कोर्ट ने कहा कि आपने तस्वीरें दी अखबारों में, अखबारों की मूल प्रतियां नहीं दी। मैं भी अगर आपसे कहूं कि मैंने अपराध किया है तो मेरा यह कहना कि मैंने अपराध किया है पर्याप्त नहीं होता, इसको साबित करना पड़ेगा एविडेंस के साथ। तो यह अदालत में नहीं हो सका, ऐसा नहीं किया जा सका। तो इससे यह साबित होता है कि मामला कहीं ना कहीं जो विरोधी पक्ष था उसने साजिश रची थी और आज अदालत में वह पर्दाफाश उसका हो गया। अब नहीं मानेंगे तो फिर अब देखिए क्या सीबीआई उच्च अदालत में, हाई कोर्ट में जाने का फैसला लेती है, वहां से फिर सुप्रीम कोर्ट का रास्ता है। अगर ऐसी बात है तो फिर यह प्रक्रिया के रास्ते तो खुले हुए हैं। जी शहजाद जफरयाब जिलानी तो कह रहे हैं कि उस दिन डीएम से लेकर पीएम तक को फोन लगाया, 6 घंटे में 80 से ज्यादा फोन कॉल किए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अब लेकिन सवाल तो यही है, फिर सबूत क्यों नहीं है फिर इस बात को लेकर?
जफरयाब जिलानी को ये सवाल कांग्रेस के जो करता धरता थे उनसे पूछने चाहिए। दरअसल जफरयाब जिलानी ये एक्सपर्ट बन चुके हैं इसको खेलने में। ये विक्टिम कार्ड होता है, इनके पास परमानेंटली पड़ा होता है। हर मामले में ये लोग अपना विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर देते हैं। आज सवाल जफरयाब जिलानी को ये पूछना चाहिए कि क्यों कुछ ताकतों ने आरएसएस और बीजेपी के नाम पर पूरे देश को ये कम्युनल पॉलिटिक्स करते इस तरीके से भ्रमित किया। और सवाल ये भी होना चाहिए कि क्या दरअसल इस पूरे मामले का लक्ष्य ये था कि हिंदुओं का डर दिखाकर, मुसलमानों का वोट बैंक बनाकर, उनको एक गेटोइज करके अपनी वोट बैंक को सजाते रहो? क्या ये बड़ा साजिश जो किया गया कि हिंदू आपको मार देंगे, हिंदू ने आपके मस्जिद को गिराया, हिंदू आपके खिलाफ है, ये आज राजनीति का एक तरीके से विध्वंस हो चुका है। तो आज जफरयाब जिलानी और जो तमाम इस मुसलमान वोट बैंक की दुकानदारी को चलाते हैं उनका एक बड़ा मुद्दा छिन गया है। आज दरअसल उसीलिए वो दर्द में है, दुख में है। सवाल मेरा बहुत सटीक है कि भाई आप लोगों का जो नैरेटिव था कि हिंदू हमें मारता है, हिंदू से घबराओ, ये नहीं है। अब खत्म हो गई वो राजनीति। आज डिवाइड एंड रूल वाली राजनीति को एक तरीके से विराम लग चुका है, इसीलिए इनके पेट में दर्द है। जी जी बिल्कुल। सवाल ये है कि हिंदू नेताओं को बदनाम करने का ये पूरा एजेंडा था या नहीं, और लेकिन 28 साल से जिस फैसले का इंतजार किया जा रहा था वो कम से कम अब आ गया है। जो आपराधिक साजिश के आरोप लगे थे बीजेपी के बड़े नेताओं, वीएचपी के नेता भी इसमें शामिल बताए जा रहे थे, अब उन आरोपों से उन्हें मुक्ति मिल गई है क्योंकि साक्ष्य नहीं थे। और अदालत का साफ तौर पर कहना कि जो कुछ हुआ अचानक हुआ, ये प्री प्लान्ड नहीं था।